Hello students and friends, welcome back to the series of YouTube classes for the subject of science. And today we are back with a new feature added to our online studies. Yes students, I have decided to add one new feature to our online classes, and that is conceptual and numerical sessions. Yes, but our conceptual and numerical sessions means CNS. इन सेशंस में मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उनके मेथड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और इन चीजों को सीखने के लिए द बेस्ट वे इज टू सॉल्व क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हम फेस करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स किस तरह से हमें सॉल्व करने चाहिए ये हम लोग करने वाले हैं। सो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हम करेंगे वो है कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग। बेटा जब तक हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होंगे हम फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। So it is very important aspect of physics. Okay, and the other is methods for solving numericals. फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स को बेटा न्यूमेरिकल फोबिया होता है, वो न्यूमेरिकल्स से डरते हैं। अबाउट हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें से आधे स्टूडेंट्स लगभग ऐसे ही होते हैं जो न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डरते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस डर की वजह से न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट ही नहीं करते। उनका ये कहना रहता है कि सब न्यूमेरिकल तो हमसे होंगे ही नहीं, पेपर में जो होगा देखा जाएगा। बेटा मैं आपको बता दूं कि आउट ऑफ 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी का एग्जाम होता है फिजिक्स का, आउट ऑफ 70 15 to 20 मार्क्स ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ओके। एंड व्हाट अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो सीधा सिर्फ कॉन्सेप्ट्स से ही होते हैं। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस की क्या वेटेज होती है हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में? बेटा अबाउट 15 मार्क्स सीधे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछ लिए जाते हैं, बस सीधे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही पूछ लिए जाते हैं। सो इट मींस राउंड अबाउट 30 मार्क्स या 30 to 35 मार्क्स का हमारा पेपर आउट ऑफ 70 इन्हीं दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस से बना होता है। यस, मींस अबाउट 40% ऑफ द वेटेज इज for conceptual type questions and numerical type questions only. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर का, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए आई हैव डिसाइडेड हमारा एक अलग ही सेशन डिवोटेड होगा इन चीजों को सीखने के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस नए फीचरफुल क्लास को फर्स्ट लेक्चर के साथ, दैट इज CNS 1 concept and numerical session lecture number 1, and I will be starting this with the second unit, that is current electricity। क्योंकि ये हमने अभी हाल ही में फिनिश किया है इस यूनिट को, तो आपको भी ये यूनिट अभी माइंड में फ्रेश होगा, तो हम इसी यूनिट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ओके बेटा, फिजिक्स में किसी भी चीज को सीखने का बेस्ट मेथड है कि हमें क्वेश्चंस करना चाहिए। उस टॉपिक के क्वेश्चंस जितने ज्यादा करोगे उतना ज्यादा वो टॉपिक क्लियर होगा। सो दैट इज व्हाई हम इन कॉन्सेप्ट्स और इन न्यूमेरिकल्स को क्वेश्चंस की फॉर्म में ही सीखने वाले हैं। आई विल सॉल्व सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, और आप इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के मेथड सीखेंगे, एंड देन यू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स to the exercises and assignments available to you। assignments मैं भी आपको दूंगा, वो assignments आप करेंगे। ओके बेटा, सेशन वाइज असाइनमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। इसे आज का सेशन जो भी होगा जितने टॉपिक्स पर हम उसको करेंगे, उन टॉपिक्स के असाइनमेंट्स में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करें तो
आप उनको सॉल्व करने के बाद यू विल फील हाईली मोटिवेटेड एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक रॉड having length L and area of cross section A, length L and area of cross section A is 4 ohms, is 4 ohms। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटालिक रॉड having length L and area of cross section A is 4 ohms। Now the condition given in the question is if its length is increased by 4 times, अगर उसकी लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, मतलब L लेंथ तो कितनी हो जाएगी 4L हो जाएगी, what will be its resistance, what will be its resistance, this is the question। बेटा ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें एक बार एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी विल कम अक्रॉस अ कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को बेटा आप याद भी करेंगे एंड दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल टू सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हमारे 12th क्लास के पेपर के पैटर्न में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और आपको अगर कोई कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है वहां पर तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फेस करने ही होते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए एक बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट आपको यहां पर मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, उसको याद करेंगे, ठीक है। सो न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद पहली चीज आपको क्या करनी है बेटा, जितना भी डाटा, जितना भी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल में गिवन है उस सबको विद सिंबल्स नोट करेंगे। तो सिंबल्स के साथ नोट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L, तो लेंथ L है, ठीक है, लेंथ इज L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इफ पॉसिबल ड्रॉ अ डायग्राम, डायग्राम बनाने से हमारी चीजें अच्छे से इमेजिन होती है, ठीक है, हम चीजों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं डायग्राम बनाकर। यस, सो लेंथ इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, रेजिस्टेंस इज 4 ओम। अब जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है उसको जब आप सिंबल वाइज लिखोगे तो आपके माइंड में फॉर्मूला जरूर आएगा जो इन सारे सिंबल्स को कनेक्ट करेगा। L, A एंड R किस फॉर्मूले में आता है? द फॉर्मूला इज R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। इट मींस इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर इस फॉर्मूले में रो इज रेजिस्टिविटी व्हिच इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मटेरियल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ये कंडीशन बताइए कि अगर इसकी लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया जाए, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया जाएगा, L will become 4L। ओके, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस? तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? कम ऑन इफ यू कैन आंसर इट। लेंथ को अगर 4 टाइम्स कर दोगे इधर तो इधर रेजिस्टेंस क्या होगा? सोचो, कैन यू आंसर इट? जितने बच्चों का आंसर है कि लेंथ को 4 टाइम्स करने से रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स, वो आंसर गलत है। यस, दैट इज द रॉन्ग आंसर। अब आप इसके पीछे का समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी भी चीज को, किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हो तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग, या फिर आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा भी सकते हैं, ठीक है। A piece of
given substance या an object of given substance, its volume will not change, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पे आप काम करेंगे। यस, सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें। सो स्टूडेंट्स, मैं इन सब चीजों को दोबारा से लिख देता हूं सो दैट आई हैव प्रॉपर स्पेस अवेलेबल ऑन द बोर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेंथ गिवन इज L, area of cross section given is A. Diagram, if I can draw it, well and good. L is the length and A is the area of cross section. और resistance given is 4 ohm, ये resistance given है हमारे पास। Okay, now condition, if length becomes 4 times, बेटा ये first case, this is case first, let the length be L1, area be A1 और resistance be R। ओके, सेकंड केस लेंथ हो जाएगी L2 दैट इज 4L1, L2 दैट इज 4L1, 4 टाइम्स, ये कंडीशन है ना। अब इसको एक रबर बैंड की तरह से समझेंगे। एक थिक, एक मोटा सा रबर बैंड होगा और आप उसको खींचोगे तो उसकी थिकनेस कम हो जाती है ना। सेम इज विद दिस रोड, अगर आप इसको खींचकर इसकी लेंथ बढ़ाओगे, its length is made 4 times, तो इसका area of section will decrease, तो इसका area of section कम हो जाएगा और वो एरिया कितना होगा उसको आप इस कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू हाइट, जिसे आप कहते हैं। A1 L1 is equals to A2 L2, let the area be A2, एरिया को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A2 मान लिया और ये नहीं पता, यही तो निकालना है एरिया। एरिया आ जाएगा तो समझ लो क्वेश्चन हो जाएगा। A1 L1 A2 L2 is 4L1, L1 cancels L1, A2 is in front of you, A2 is equals to A1 by 4, 4 को नीचे ले आओगे। सो इट मींस लेंथ को 4 टाइम्स करोगे, एरिया 4 टाइम्स कम, लेंथ को 2 टाइम्स करोगे, एरिया 2 टाइम्स कम, और लेंथ को हाफ कर दोगे तो एरिया ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, देख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इस A1 को अगर इधर लेकर जाओगे डिनोमिनेटर में जाएगा, L1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाले कॉन्सेप्ट से हमें ये समझ में आया कि लेंथ और एरिया एक सिलेंडर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और सारे वायर्स सिलेंड्रिकल ही होते हैं। दैट इज व्हाई सिलेंड्रिकल रॉड इज गिवन टू इट। वायर्स सारे सिलेंड्रिकल होते हैं। इस क्वेश्चन में अगर सिलेंड्रिकल वायर या सिर्फ वायर लिखा होता तब भी आप यही कॉन्सेप्ट सिलेंडर वाला यूज कर रहे होते हैं। ओके, सो A2 आ गया मेरे पास। अब मैं R2 निकाल सकता हूं। केस 2 में R2 न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस इज गिवन एज R2 is equals to ρ2 लिखूंगा क्या? नो, मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, तो रो तो रो ही रहेगा। ठीक है, R1 तो ये है रो L1 अपॉन A1, दिस इज R1 इक्वेशन नंबर 1, और R2 क्या होगा? रो L2 अपॉन A2। L2 की वैल्यू आपके सामने है, A2 की वैल्यू आपके सामने है, यहां सब्स्टिट्यूट कराएंगे और आंसर बताएंगे। तो R2 is equals to रो L2, रो multiplied by L2, L2 means 4L1 and divided by A2, A2 means A1 by 4। ये 4 जाएगा ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर होता है, मैंने आपको पहले कई बार बताया हुआ है। रो इंटू 4 into 4 16 और L1 upon A1 into 60, ये स्टेप ध्यान से देख लो। And what is this inside the bracket? This is equation number 1, रो L1 upon A1, what is this? R1। so इसके प्लेस पे आने वाला है R1 into 16 and what is the value of R1?
4 ओम, तो बेटा रेजिस्टेंस क्या हो गया 16 टाइम्स हो गया, ठीक है 4 टाइम्स नहीं हुआ 16 टाइम्स हो गया, मतलब लेंथ को अगर 4 टाइम्स खींचोगे तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा, नॉट 4 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि एरिया भी कम हुआ है साथ में। सो R2 की वैल्यू आई है, R1 की वैल्यू लिख दो 4 into 16 ohms means 64 ohms is the value of R2. This is the value of R2. Now what is the final result I am going to give you with the help of this question. इस क्वेश्चन की हेल्प से एक फाइनल रिजल्ट मैं आपको देने वाला हूं यहां पर, और वो फाइनल रिजल्ट क्या है बेटा, अगर इस क्वेश्चन ने कहा होता द लेंथ बिकम्स n टाइम्स, लेंथ को n टाइम्स कर दिया, n लेंथ बिकम्स n टाइम्स, n टाइम्स, सो जहां जहां 4 लिखा है वहां वहां क्या लिखा होता n, ये 4 ये 4 तो n लिखा होगा, तो a2 क्या हो जाएगा a1 by n, ठीक है ना, तो जहां जहां भी 4 लिखा है वहां n होगा, n n 4 का स्क्वायर 16, तो यहां पर क्या होता n स्क्वायर होता 16 स्क्वायर की 16 की जगह पर, ठीक है, मींस ये फॉर्मूला क्या होता, ये 16 मतलब 4 स्क्वायर, मतलब यहां क्या होता n स्क्वायर होता है यहां पर, ठीक है, सो फॉर्मूला हो जाएगा R2 is equals to R1 into n स्क्वायर, ये बेसिक रिजल्ट है या कॉन्सेप्ट क्या है, कब कब आएगा, इफ लेंथ becomes n times resistance becomes n square times of the original resistance, ओके। सो अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली दूं कि किसी वायर का रेजिस्टेंस 3 ओम है और उसकी लेंथ को ट्वाइस कर दिया, तो व्हाट विल द आंसर, ट्वाइस मतलब n is equals to 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 into R1, R1 क्या है यहां पर 3 ओम, 4 3 is 12, 12 will be the answer, डायरेक्टली हो रहा है ना क्वेश्चन, एमसीक्यू तो डायरेक्टली करने होते हैं, एमसीक्यू में आपको सॉल्यूशंस तो शो नहीं करना, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन एमसीक्यू है सॉल्व इट डायरेक्टली यूजिंग दिस फॉर्मूला, और अगर क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन शो करना है, ठीक है, सपोज इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन, तो हियर आप सॉल्यूशन आपके सामने, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट को याद करें, कॉन्सेप्ट बेसिक क्या था उसको याद करें, ठीक है, और इस जैसा क्वेश्चन अब कभी आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, ठीक। नाउ सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, और उस क्वेश्चन के साथ एक अलग रिजल्ट आपको याद करना होगा, ठीक है बेटा, हर क्वेश्चन के साथ कुछ नया सीखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, सो द क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज 2 ohms and its length is 1 centimeter and area of cross section is 1 millimeter square. If its area is made twice, then what will be the resistance, then what will be the value of new resistance, ये क्वेश्चन है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो डाटा है उसको कॉपी कर लेते हैं, रेजिस्टेंस गिवन इज 2 ओम, ये फर्स्ट केस है बेटा, फर्स्ट केस, लेंथ गिवन इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट केस, और डायग्राम अगर सामने कर लोगे तो इट विल बी इजी टू एनालाइज एवरीथिंग, L1 A1 और रेजिस्टेंस R1 is 2 ohms, okay, so all these terms are related with the help of this formula, R1 is equals to rho L1 upon A1, okay, then resistivity क्वेश्चन ने नहीं दी, कोई बात नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी भी इस वजह से किसी क्वेश्चन में मत रुकना कि सर इंफॉर्मेशन या डाटा पूरा नहीं दिया था, बेटा अगर कुछ डाटा नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि उस डाटा का क्वेश्चन में यूज भी नहीं होगा, आप आगे बढ़ जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं वो नाम कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये फर्स्ट केस है,
ओके, नाउ सेकंड केस क्या कहता है? सेकंड केस कहता है कि अगर उसका एरिया ट्वाइस कर दिया, एरिया को बढ़ा दिया। सो बेटा एरिया अगर आप बढ़ाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। A1 L1 is equals to A2 L2. A1 what is A2? A2 is twice कर दिया है ना, twice of A1। ये यहां पर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। A1 L1 is equals to A2 की जगह पर 2A1 और L2। इस बार लेंथ निकालिए, क्या लेंथ क्या हो जाएगी? तो A1 कैंसिल्स A1, L2 will become L1 by 2. L2 will become L1 by 2. This is equation number 1. अब मेरे पास A2 है, मेरे पास L2 है, I can find out R2. सेकंड केस का R2 मेरे को आ जाएगा। ये सेकंड केस है हमारा यहां से। सो रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस is R2 is equals to rho L2 upon A2। ओके, R2 is equals to rho L2 के प्लेस पर L1 by 2 एंड A2 के प्लेस पर 2A1। तो ये हो जाता है R2 is equals to rho L1 upon A1। देखो rho L1 upon A1 आ गया, इक्वेशन बन गई R1। ठीक है, तो इट मींस मेरे को कहीं भी L1 और A1 की वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस वाज द एक्स्ट्रा डेटा गिवन, और अगर आप इस डेटा को लिखते तो अपने क्वेश्चन को टिपिकल बना लेते। और बेटा ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। यस, सो रो L1 अपॉन A1 और नीचे 2 2 4, नीचे आ गया 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 2 4, 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको। दिस इज R1, this can be written as R1 upon 2 का स्क्वायर। So I can find out the final answer as R1 की वैल्यू 2 ohm, 2 ohms ऊपर लिखेंगे, नीचे है 4, it is 1 by 2 या 0.5। R2 is equals to 0.5 ohms। ओके, देखो अगर एरिया को ट्वाइस कर दिया तो रेजिस्टेंस 1 by 4 हो जाता है। ठीक है, मतलब ट्वाइस का स्क्वायर, स्क्वायर आ रहा है अभी। इसको कैसे समझेंगे? स्क्वायर से समझेंगे। अगर यही क्वेश्चन होता कि एरिया इज मेड n टाइम्स, एरिया इज मेड n टाइम्स, यहां पर क्या है? यहां पर है एरिया इज मेड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल, 2। हो सकता है किसी क्वेश्चन में थ्राइस कर रहा हूं, 4 टाइम्स कर रहा हूं, 5 टाइम्स कर रहा हूं या n टाइम्स कर रहा हूं, मतलब इन प्लेस ऑफ 2 आई विल हैव n, इन प्लेस ऑफ 2 आई विल हैव n। तो L2 क्या हो जाएगा? L1 by n। जहां जहां 2 आएगा वहां n करते जाओ। 2 2 का स्क्वायर मतलब यहां पर क्या होगा? n स्क्वायर, यहां पर क्या होगा? n स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या होगा? R2 is equals to R1 by n square। It means अगर एरिया को आप n टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो नया होगा वो क्या होगा? That will be 1 upon n square of the original resistance। Okay, so this is the final result, the basic result which you should remember। Okay, which you should remember। MCQs के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली से यूज करेंगे। एंड इफ द क्वेश्चन इज सच दैट कि आपको सॉल्यूशन शो करना है, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, बट बेटा द मेन थिंग इज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। सो आप असाइनमेंट्स करें, एक्सरसाइज करें, जहां से न्यूमेरिकल मिले वहां से करें। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा एंड फाइनली यू विल गेट मोर मार्क्स। सिंपल स्टोरी। So students, next question is question number 3 of this session। और ये क्वेश्चन एक डिफरेंट टॉपिक से हमने उठाया है।
लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द क्वेश्चन इज an ideal voltmeter and an ideal ammeter are connected to the given circuit as shown in the diagram। एक डायग्राम गिवन है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कनेक्शंस किए गए हैं। Now when the key K remains open, the voltmeter reads 3.08 volt। ध्यान से सुने बेटा, when the key K remains open, the voltmeter reads, voltmeter की रीडिंग क्या है? 3.08 volt। Then the question says when the key K is closed, the voltmeter reading becomes 2.97 volt। और जब की K को क्लोज कर दिया जाता है तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है? 2.97 volts। ओके, सो आफ्टर दिस द रीडिंग ऑफ द एमीटर इज 1.65 एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन ने बताया है कि वोल्टमीटर की रीडिंग 1.65 एम्पियर है। ठीक है, सो व्हेन द की K is open, the voltmeter reads 3.08 volt and when the key K is closed, the voltmeter reads 2.97 volt and ammeter reads 1.65 ampere। ओके, ये सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं कि क्वेश्चन ने क्या दिया है, किस कंडीशन में दिया है। When सबसे पहले डायग्राम जो दिया है उसको बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द डायग्राम। सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन है, हमको दिया है लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फॉर यू। The diagram is such that कि एक बैटरी है, रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर है, एमीटर है, रेजिस्टेंस है और की है। ओके, देयर इज अ सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, उसका ईएमएफ E है। ओके, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R और एक एमीटर है। देयर इज अ की आल्सो, यस देयर इज अ की एंड वोल्टमीटर। एक की यहां पर है, एक वोल्टमीटर यहां कनेक्ट किया गया है लाइक दिस। ओके, ये डायग्राम और आपको सर्किट डायग्राम दिया है क्लोज्ड सर्किट, तो करंट इज फ्लोइंग आई। ठीक, और क्वेश्चन ने क्या बताया है? व्हेन ये की के है, व्हेन के इज ओपन, जब के ओपन है तब वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है? रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट्स याद हो इस टॉपिक के, तो जब की के ओपन होगी, नो करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, वोल्टमीटर कहां लगा है? वोल्टमीटर लगा है देखो सेल के टर्मिनल से। तो वोल्टमीटर क्या रीड करेगा? वोल्टमीटर विल गिव द रीडिंग ऑफ ईएमएफ। जब सेल से आप करंट नहीं लेते, जब सेल को यूज नहीं करते, तो वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? उसका ईएमएफ मेजर करता है उसका वोल्टमीटर। ओके, सो वोल्टमीटर की रीडिंग यहां पर ईएमएफ होगी। इट मींस ईएमएफ मिल गया आपको, ईएमएफ जिसको ई कहा है। क्या है वो रीडिंग वोल्टमीटर की? द रीडिंग इज 3.08 volts। यस, द रीडिंग इज 3.08 volts। सो ये इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से दी गई। ओके, नाउ व्हेन द के इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। वोल्टमीटर की रीडिंग हो जाती है 2.97 वोल्ट और अब वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिकॉज व्हेन द की इज क्लोज्ड करंट विल फ्लो, और जब करंट फ्लो होता है तो बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V। ओके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड। कितना आया? दैट इज 2.97 volts। सेकंड डेटा, फर्स्ट डेटा, सेकंड डेटा। और की के जब क्लोज है उसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है? दैट इज आल्सो गिवन 1.65 एम्पियर्स। द रीडिंग ऑफ एमीटर, इसकी एमीटर की रीडिंग, मतलब ये क्या मेजर करेगा? देखो यहां से क्या जा रहा है? करंट I is flowing through the emitter, so emitter will measure the value of I 1.65 amperes। ओके, ये करंट फाइनली यहां आ जाएगा बैटरी में। तो बैटरी से जितना करंट लिया, बैटरी में उतना करंट लौट कर वापस आ गया। ठीक है, ओके। After providing this information, the question is asking find the EMF and internal resistance of the cell।
ऑल्सो फाइंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ये चीजें पूछी है क्वेश्चन में। फर्स्ट वन ईएमएफ पूछा है, सेकेंड वन इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, एंड थर्ड वन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पूछी है। बेटा ईएमएफ तो आ चुका ऑलरेडी। दिस इज आंसर वन। रीजन अगर पूछ ले कोई इसका, when no current is drawn from the cell, potentiometer will measure, voltmeter will measure the EMF of the cell 3.08 volt. So this is the answer 3.08 volt. यहाँ पर इसके सामने आप लिख दो आंसर नंबर 1, so that it will become easier for the teacher to check this and will give you the mark over here. Okay, next. ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब डाटा आप किस फॉर्मूले में इंक्लूड कर सकते हैं? है कोई फॉर्मूला आपकी नजर में? किस फॉर्मूले में इंक्लूड कर सकते हैं? बेटा मेरे पास यहां पर जो फॉर्मूले थे वो दो फॉर्मूले थे इस टॉपिक से। अगर आप उन दोनों फॉर्मूले को साइड में कहीं लिख लें, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। जो मेरे पास जो फॉर्मूले थे वो ये थे कि अगर किसी सेल से हम करंट लेते हैं तो उस सेल की इक्वेशन होती है E इज इक्वल्स टू V प्लस IR, ये इक्वेशन होती है। और एक और इक्वेशन होती है इस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, इस E को ये वाला E बनाएंगे EMF, E अपॉन V माइनस 1 अंडर द ब्रैकेट इनटू मल्टीप्लाइड बाय R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, सो अब आप चेक करो, अगर स्मॉल r फाइंड आउट करना है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस पे कैपिटल R चाहिए और कैपिटल R में गिवन नहीं है। सो आप किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट को करने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला E is equals to V plus IR। यस, दिस फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत से स्टूडेंट्स इसको ऐसे याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक डिस्चार्जिंग सेल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इन व्हाटएवर फॉर्म यू आर राइटिंग दिस इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। नाउ V is 2.97, E is 3.08 minus I is 1.65 स्मॉल r। ओके, इसको इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा 1.65 r इज इक्वल्स टू 3.08 माइनस 2.97। मुश्किल लग रहा है, डेसिमल्स में आ गई सब चीजें, देखते हैं कहां तक मुश्किल है। बटा 3.08 माइनस 2.97, आंसर क्या आएगा बताओ? 8 माइनस 7 1, 10 माइनस 9 1, 2 माइनस 2 0, 0.11 1.65 r। तो r इज इक्वल्स टू 0.11 अपॉन 1.65, डेसिमल प्लेस कैंसिल हो जाएंगे। 11 अपॉन 65 सोल्व हो सकता है क्या? मुझे तो लगता है हो जाएगा। 11 का टेबल डायरेक्ट पढ़ दो, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 5 बचा 55, 11 5 जा 55, 1 अपॉन 15 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 1 अपॉन 15 ओम। आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हो इस फाइनल आंसर को। ओके, दिस इज आंसर नंबर 2। जहां आंसर निकालो वहां आंसर का नंबर जरूर लिखना है, अदरवाइज टीचर ढूंढता रहेगा अपने सॉल्व करके आंसर कहां लिखा है, उसे नहीं मिला तो वो मार्क्स नहीं देगा। ओके, मैंने कौन सा किया? इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। नाउ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सिंपल है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए इसको यूज कर लो, कोई दिक्कत? और कुछ यूज कर सकते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, इससे भी आसान फॉर्मूला है किसी के पास? देखो, V is equals to IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस is equals to I into एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यस, ये भी तो फॉर्मूला है, इस कैपिटल V का फॉर्मूला ही तो IR होता है। तो कैपिटल V कितना है? 2.97 is equals to करंट कितना है? 1.65 into capital R. So capital R is 2.97 upon 1.65, solve करेंगे।
सो 3 के टेबल में आ गया 99/55 एंड नाउ 11 के टेबल में आ जाएगा 11 9s are 11 5s are 9/5 और यू कैन से 1.8 ohms। थर्ड आंसर और उसका पार्ट। ठीक है बच्चों, सो हमारे पास 3 पार्ट्स पूछे गए थे, तीनों के आंसर आपके सामने। ठीक है, सो बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज होगी कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो डाटा गिवन है पहले उसे उसके सिंबल्स के साथ लिखें, फिर जो पूछा है उस पर ध्यान दें और फिर इन सारे सिंबल्स को रिलेट करके सोचें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बेटा सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं इस टॉपिक में, ये आप कहीं भी रफ में लिख सकते हो, जो फॉर्मूले आपके माइंड में आते हैं उन्हें रफ में लिख डालो। ठीक है, इट मींस कि इतने बड़े चैप्टर में से सिर्फ 2 फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन है। अब डिसाइड करोगे इनमें से कौन सा आ सकता है। ठीक है, होएगा तो क्वेश्चन इन दोनों से ही, इन दोनों से बाहर तो नहीं जाना ना हमको। ठीक है, तो आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो इतना बड़ा एक स्फीयर था, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो इतना बड़ा एक चैप्टर था, उस चैप्टर को आप कहां ले आए? सिर्फ इन 2 फॉर्मूले पर ले आए। ठीक है, तो अब आप यहां से वैल्यूज पुट करें इन द रिक्वायर्ड फॉर्मूला और आंसर कैलकुलेट कर लें। ठीक है, कैपिटल आर इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करके देखें और चेक करें कि आंसर 1.8 ओम ही आता है या नहीं आता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मूले से भी गिवन है और इस फॉर्मूले से भी गिवन है। दोनों फॉर्मूले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के हैं। ठीक है, जिसको अभी तक नहीं पता था वो आज नोट कर लें। ये चीज मैंने आपको इस टॉपिक को पढ़ाते हुए भी बताई थी। ठीक है, आप वापस जाकर लेक्चर देखोगे, मिलेगा आपको ये टॉपिक में। ठीक है, एंड अभी तक नहीं पता था तो अब नोट करें। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी गिवन V = IR। देखो ये R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट इसके थ्रू जा रहा है IR, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V = IR। बिकॉज ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी उन्हीं दोनों पॉइंट्स पर लगता है जिन दोनों पॉइंट्स पर वोल्टमीटर लगा हुआ है और जिन दोनों पॉइंट्स पर सेल लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट्स A एंड B हैं, नाउ दिस इज द रियल कांसेप्ट आई एम टेलिंग यू हियर। ओके, इसको समझ लो। तो 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा सेम रहता है ना। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने ही पाथ हो, यहां पर कितने पाथ है बेटा? यहां पर नंबर ऑफ पाथ्स अवेलेबल आर 3। एक तो ये वाला पाथ जिस पे सेल लगा हुआ है, एक ये वाला पाथ जिस पर वोल्टमीटर लगा हुआ है और एक ये वाला पाथ जिस पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और वो ही तो यहां मिलता है एक्सटर्नल सर्किट को। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही तो एक्सटर्नल सर्किट को मिलता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जैसे आप किरचॉफ लॉ लगाते हैं, अगर यहां से जाते हुए लगाओगे किरचॉफ लॉ, करंट इनटू रेजिस्टेंस IR, वो IR क्या है? वो V है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट एज V = IR। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डायरेक्टली गिवन एज V = IR, जो ओम्स लॉ होता है। दिस इज ओम्स लॉ अप्लाइड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज ओम्स लॉ अप्लाइड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ डिस्चार्जिंग सेल ये भी होता है E - IR। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस क्वेश्चन से आपने ये भी देखा कि वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या होता है, कि ओपन हो तो कौन सी रीडिंग आती है, कि क्लोज हो तो कौन सी रीडिंग आती है। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको हर क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, सो किसी भी क्वेश्चन को जो हम इस लेक्चर में कर रहे हैं, डोंट टेक इट लाइटली। ठीक, इन क्वेश्चन से जो आपने सीखा, अब इसको सीखने के बाद जो आज आपको असाइनमेंट मिलने वाला है उस असाइनमेंट को आप जरूर करें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जहां से भी जो भी क्वेश्चन आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलते हैं, बेटर ट्राई टू सॉल्व देम, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन एंड you will reach the higher level of perfection. Yes. So students, with this हम आज के इस concepts and numerical session को यहीं finish करते हैं। एंड आई होप कि आपको आज के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल सॉल्विंग मेथड्स समझ में भी आए होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कांटेक्ट मी। सो विश टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।